बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इससे पहले हमने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ शुरू की थी। हमने इसमें कहा था कि इसकी तीन उसके कॉजेज़ है। एक है अननोन जिसका कोई रीज़न मालूम नहीं है, और एक है ऑटो इम्यून और दूसरा है नाउन। तो ऑटो इम्यून में हमने सिलिकोसिस पढ़ा, सार्कोइडोसिस पढ़ा, सार्कोइडोसिस पढ़ा, और अननोन में अब हम पढ़ेंगे जिसकी काजेज़ है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के नाम से वाज़ेह है कि ये क्या है। इट्स अ लंग फाइब्रोसिस ऑफ अननोन एटियोलॉजी। अननोन काज की वजह से अगर लंग फाइब्रोसिस करे उसको हम कहते हैं आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये इस आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसका मॉर्फोलॉजिकल नेम है। अगर इसकी हम क्लिनिकल नाम आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसका क्लिनिकल नेम है, और इसका जो मॉर्फोलॉजिकल नाम है वो है क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोसिक एल्वेओलाइटिस। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है काज तो इसका अननोन है। इसके जो क्लिनिकल फीचर है वो कैसे है, प्रोग्रेसिव डिस्निया, और दूसरा क्या ड्राई कप इन लेट स्टेज। यानी इसके जो अर्ली स्टेज होगा, अर्ली स्टेज में क्या होगा के साथ स्पूटम होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन जारी होती है। तो लेट स्टेज में इसका ड्राई कप होगा, और चेस्ट पेन होगा, और चेस्ट पेन कैसा होगा, डल होगा। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या मिलेगा, क्लबिंग मिलेगा। जैसे हमने पहले कहा था कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़, लिवर डिजीज़, यूरेमिया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंशिक्टेसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की जो काज है वो है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसके अंदर हमें क्लबिंग मिलेगी। चेस्ट एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलेगा, हम जब इंस्पेक्शन करेंगे तो डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट मिलेगा। इसके अंदर जो हम पल्पेशन करेंगे तो ट्रेकिया क्या होगा, ट्रेकिया फोल्ड होगा। हमने पहले भी कहा था कि जब हम ट्रेकिया जो है ये दरमियान में है, ये या पुल होती है या पोस्ट होती है। वो डिजीज़ जो लंग को क्या करते हैं, फाइब्रोस करते हैं, वो उसको अपनी तरफ खींच देते हैं, और वो कंडीशन लाइक पल्मोनरी इफ्यूजन या न्यूमोथोरिक्स ये ट्रेकिया को पोस्ट करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ फाइब्रोसिस। तो इसके अंदर क्या होती है, ट्रेकिया पुल्ड होती है एपिकल फाइब्रोसिस। इसके जो परकशंस है, परकशन पर हमें क्या मिलेगा, डल परकशन मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल परकशन कौन सी है, नॉर्मल है रेजोनेंट। अस्कल्टेशन पे हमें क्या मिलेगा, फाइन क्रिपिटेशंस मिलेंगे एंड इंस्पायरेशन पे। ठीक है, यही जो फाइन क्रिपिटेशंस है ये हमें इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोस है, जैसे हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के अंदर आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब फाइन क्रिपिटेशन तो इन चीज़ों में मिलती है, लेकिन इसको हम एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए हम ये केस पढ़ते हैं, इसमें आपको समझ आएगा। A 63-year-old female has presented with a progressive dyspnea. ठीक है, cuff and chest pain. On examination, there are fine crepitations on the right upper part of the lungs. The case जब केस अब क्या है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। अब हमें कैसे पता चला, इस तरह से पता चला कि ये क्या है, राइट अपर पार्ट है, यानी इसके अंदर क्या है, यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल फाइन क्रिपिटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब दूसरे केस के ऊपर आते हैं कि 63-year-old फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विथ प्रोग्रेसिव डिस्निया, कफ, चेस्ट पेन। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ बाईलेटरल फाइन बेसल क्रेपिटेशन। तो जब बाईलेटरल होगा तो इसका मतलब ये है कि हार्ट फेलियर के साथ क्या होगा, बाईलेटरल होगा, और पल्मोनरी एडिमा में हमें क्या मिलेगा, यूनिलेटरल मिलेगा। ठीक है, यानी इन दोनों में हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा के अंदर बाईलेटरल होगा, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर यूनिलेटरल फाइन क्रेपिटेशन होंगे। और क्रेपिटेशन किस तरह होगा, जैसे पानी उबल रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या मिलेगा, मल्टीपल फाइब्रोटिक नोडुल्स मिलेंगे, जैसे आपको इधर नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
ये क्या है, ये रेटिकुलर नोडुलर शेडिंग है, जिसको आम में हम क्या कहते हैं, आम में हम हनी कॉम्बिंग कहते हैं। हनी कॉम्बिंग आपको इसमें नज़र आती है, ठीक है। हनी कॉम्बिंग के डिफरेंट डायग्नोसिस अभी इसकी भी है, जैसे ब्रोंशियक्टाइसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। तो हनी कॉम्ब हम इन तीनों में मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि वो ऐसी काजेज़ जो इस लोब को क्या करती है, फाइब्रोसिस करती है, जो मिडिल लोब की फाइब्रोसिस करती है और जो लोअर लोब की फाइब्रोसिस करती है। तो इससे हमें डिफरेंशियल डायग्नोज बनता है कि अपर लोब को कौन इन्वॉल्व करता है, मिडिल को कौन करता है और लोअर को कौन इन्वॉल्व करता है। अब इसको पढ़ते हैं। तो बेस ऑन द जोन पर हम काजेज़ को डिवाइड करते हैं। जैसे अपर जोन में क्या होता है, टीबी करता है। टीबी वही जगह पर ज़्यादा करता है जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं। तो लंग्स के अंदर क्योंकि ये ऑक्सीजन तो एयर के साथ है और एयर ऊपर उठती है, तो सबसे जो ऊपर का हिस्सा है अपर लोब में टीबी उसको इन्वॉल्व करती है। दूसरी है सर्काडोसिस, क्लोज कंपिटिटर ऑफ टीबी सर्काडोसिस, जिसके अंदर बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिल जाती है। तीसरी है एक्सटेंसिव एलर्जिकल वेलाइटिस, ये हम इंशाल्लाह के पढ़ेंगे। रेडिएशन, कोल वर्कर न्यूमोकोनियासिस, एनक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और मिडिल जोन में हमारे लंग्स के मिडिल जोन में जो होगा वो क्या है, सार्काडोसिस, ये मिडिल भी कर सकती है और अपर भी कर सकती है। कोल वर्कर न्यूमोकोसिस ये मिडिल भी कर सकती है, मिडिल अपर भी कर सकती है। लेकिन इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है सिलिकोसिस विल ओनली लीड टू द मिड जोन फाइब्रोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस। लोअर में कौन करता है, लोअर में आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होती है, पहले ही हमने कहा यूनिलेटरल फाइन क्रिपिटेशंस होते हैं। और ड्रग्स जो है जिसे पहले हमने पढ़ा, जैसे मीथोट्रेक्सेट, अमिडारोन और क्या है दूसरा सल्फोनाइल यूरिया, ये तमाम ड्रग्स क्या करेंगे, दे आर लोअर जोन फाइब्रोसिस करेंगे। और एस्बेस्टोसिस, तो एस्बेस्टोसिस आइडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज़ और क्या है, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ड्रग्स, एस्बेस्टोसिस ये लोअर लोब को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा लंग्स है, इसी लंग्स के 3/4 है, सबसे लोअर को ये तमाम डिजीज़ काज कर सकते हैं। और इसके जो मिडल है ये तमाम, और अपर को ये तमाम डिजीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं पीएफटी के ऊपर। पीएफटी में हम FeV1/FVC रेशो मोर देन 80 मिल जाएगा, इट विल लीड टू रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर ये मोर देन 80 होगा और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर ये लेस देन 80 होगा, ठीक है। इसके साथ और हम पीएफटी में रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में क्या मिल जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी कम होती है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये भी कम होती है, डिक्रीज होती है। Investigation of choice for the idiopathic pulmonary fibrosis is HRCT chest. The treatment the first one is medical treatment। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये 30% रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। और हम मेडिकल ट्रीटमेंट कब देंगे, उस वक्त देंगे जब एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है। एक्टिव इन्फ्लेमेशन हमें कब पता चलेगा, जब हम HRCT करेंगे। और इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो देंगे स्टेरॉइड और एज़ाथायोप्रिन। एज़ाथायोप्रिन क्या है, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में मेडिकल ट्रीटमेंट 30% काम करती है, जिसमें हम स्टेरॉइड और एज़ाथायोप्रिन देंगे। इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो क्या है, हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट है, ठीक है। अब अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट्स को या आप एग्ज़ाम के पर्ल्स को यहाँ पर डिस्कस करें, तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का जो काज है वो है अननोन। इसमें ट्रेकिया पुल्ड होती है, क्लबिंग होती है, साइनोसिस होती है, यूनिलेटरल क्रेपिटेशन होता है, हनीकॉम्बिंग होती है, लोअर जोन फाइब्रोसिस होता है, और हम स्टेरॉइड और एज़ाथायोप्रिन देते हैं। दे आर एग्जाम पर्ल्स। अच्छा जी, अब आते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस क्या है, इट्स ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़, ये ऑक्यूपेशन के साथ मुंसलिक डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स को हम इनहेल करते हैं, विच कैन लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिससे क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एंड लंग पारेन्काइमा
के अंदर, जिसकी नतीजे में क्या होता है, लंग फाइब्रोसिस होती है। तो इसकी डिफिनेशन हम इस करते हैं न्यूमोकोनियोसिस के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हम इनहेल करते हैं, जिससे क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है लंग के फेरेंकाइमा में और उसके नतीजे में लंग फाइब्रोसिस होती है। इसके मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले जो सुपर टाइप है वो है कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, दूसरा है सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस, बेरिलोसिस, बेस्नोसिस एंड बेकेसोसिस, फॉर्मर लंग डिजीज़। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो क्या कर सकती है, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस काज करती है। बेरिलोसिस जो है ये मेटल के डस्ट को जब इनहेल करते हैं तो ये पैदा होती है। बाईसाइनोसिस ये क्या चीज़ है, जब कॉटन फाइबर को इनहेल करते हैं ये, और बेकोसिस शुगर केन फाइबर से लगती है, फॉर्मर लंग डिजीज़ मशरूम से। अब बात ये नहीं है कि ये बाईसाइनोसिस कॉटन में है, ये बेगोसोसिस जो है शुगर में है या फॉर्मल मशरूम है। इसके ऊपर क्या होती है, कॉटन के ऊपर, शुगर केन के ऊपर, मशरूम के ऊपर एलर्जिक फंगल स्पोर होते हैं। जब वो फंगल स्पोर इनहेल होती है तो क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेंकाइमा होता है और फिर लंग फाइब्रोसिस होती है। दीज आर ऑल लीड टू द न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, अब न्यूमोकोनियोसिस में सबसे जो सुपर डिजीज़ है वो पढ़ते हैं, जिसका नाम है कोल वर्कर न्यूमोकोसिस, जिसको हम CWP से भी लिख सकते हैं। प्रोपेशन एट्रिक्स की का मतलब क्या है कि क्या होगा कि जब भी कोई आदमी कोल माइनर होगा या रोड इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसमें ये होगी। इसका जो प्रोफेशन है वो इसको रिस्क में डालेगा। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस आप समझ ले तो आप सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस और एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस, आप इस तीनों की पैथोजेनेसिस अभी एक जैसी है। जब भी आप कोल की डस्ट को इनहेल करते हैं वो जिसका साइज़ कितना है, 1 to 3 मिलीमीटर है। अगर आप कोई पेशेंट इसको 15 से 20 साल तक इसको इनहेल करे तो इससे क्या होता है, पेगोसाइटोसिस करता है कोल की, तो उसके एल्वेलाई के अंदर जो मैक्रोपेज है वो इसको पेगोसाइट्स करते हैं, खाते हैं। जब वो इसको खाते हैं तो कोई जो बैक्टीरिया तो है नहीं, कोई फंजाई तो है नहीं, कोई एलर्जी तो है नहीं, तो क्या अगर जब इसको पेगोसाइट करते हैं तो इसकी नतीजे में क्या होता है, लाइसिस ऑफ एल्वुलर मैक्रोपेज, तो एल्वुलर मैक्रोपेज खुद ही मर जाता है, दूसरे को मारने चला था, खुद बेचारा खुद ही कुर्बानी हो गया। अब इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में होता है कि यहाँ पर लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ दिस WBC मैक्रोपेज के अंदर जितनी एंजाइम है वो सारे रिलीज़ होते हैं किसके ऊपर, लंग पैरेंकाइमा के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या फाइब्रोसिस होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर आते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स इसके दो टाइप के हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये है कि पेशेंट क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, और एनुअल रूटीन की अगर चेस्ट एक्सरे हम करें तो चेस्ट एक्सरे पर सिंगल फाइब्रोटिक लंग नोडुल हमें मिल जाता है। आप अगर इस पिक्चर में देख लें तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन आप जब इसको एनुअली एक्सरे करेंगे तो एनुअली एक्सरे में आपको एक नोडुल मिल जाता है जो आपको इस डिज़ीज़ के बारे में इंडिकेशंस देती है। तो आपने इसके बाद पेशेंट को कहना है कि आपने इसके बाद कान में इसके काम में दोबारा नहीं जाना है और आपने उसको ट्रीटमेंट करनी है और पेशेंट को उसी प्रोफेशन से निकालना होगा। ठीक है, अब इसको सिंगल फाइब्रोटिक लंग नोडुल्स ये आपने देख लिया, यहाँ पर आपने देख लिया कि ये होता है। अब यही सिंगल फाइब्रोटिक नोडुल को हम कहते हैं केपलान सिंड्रोम। यही केपलान सिंड्रोम आपको 2 की और डिफरेंट डायग्नोज भी है, जैसे कोल वर्कर न्यूमोकोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये होता है। अब अगर यही जगह पर आपने काम को नहीं रोका और वो दोबारा अपने काम पर चला गया तो दोबारा उसके साथ क्या कंटिन्यूस एक्सपोजर होगी जो सेकंड स्टेज पर जाएगी। अब डिजीज़ सेकंड स्टेज पर जाएगी तो क्या प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होगा। ठीक है, अब मैसिव फाइब्रोसिस जो होगा तो क्लिनिकल फीचर्स आपके आएंगे, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाले फीचर आएंगे। ठीक है, और सिस्टेमिक फाइब्रोसिस होगा इन मिड जोन में। ठीक है,
आप इसकी चेस्ट एक्सरे करेंगे तो चेस्ट एक्सरे करेंगे जिसमें इस तरह नोडुल्स आपको नज़र आएगा। पीएफटी करेंगे रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आएगा। एचआरसीटी करेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस होगा। ट्रीट इसको किस तरह करेंगे, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरह स्टेरॉइड देंगे और ऑटो इम्यून देखिए इंडस्ट्रियल कंपनसेशन देंगे। आप मालिक से क्या क्या करेंगे, आप मालिक से इस मज़दूर के लिए पैसे देंगे ताकि इसका इलाज हो जाए और उसकी जो पेंशन मामले है आप उसको देख लेंगे। अब आती है जी CWP के एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लाइसिस ऑफ एल्वियुलर मैक्रोफेज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर सिंगल फाइब्रोटिक लंग नोडुल्स हमें मिलेंगे। केपलन सिंड्रोम होगा और क्लिनिकल फीचर क्या है, फाइन क्रेपिटेशंस होंगे, डिस्निया होगा, प्रोडक्टिव कब होगा और हम ट्रीट इसको एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, अब आती है सिलिकोसिस के ऊपर। सिलिकोसिस के इनहेलेशन ऑफ सिलिका पैटर्न। जब भी हम सिलिका पैटर्न को इनहेल करेंगे तो वही पैथोजेनेसिस होगा जिसको हमने कोलवल्कर न्यूमोकोसिस के अंदर पढ़ा। अब ये भी क्या है, ये भी प्रोफेशन एड्रेस के सिलिकोसिस कब होगा, जब कोई पेशेंट सेरामिक में, पोट्री में इंडस्ट्री में काम करेगा या मेटल माइनिंग की इंडस्ट्री में या सैंड ब्लास्टिंग इंडस्ट्री में या स्टोन क्रशिंग या ब्रेकिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, काम करेगा। जब भी इन तमाम प्रोफेशंस के अंदर बंदा होगा तो उसको क्या होगा, उसको सिलिकोसिस के चांसेस होंगे। क्लिनिकल फीचर्स इसके पढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस तो हमने पहले भी पढ़ा कि ये सिलिकोसिस क्या करेगा, ये लंग्स में जाएंगे। तब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है, मैक्रोफेज इसको खाएंगे, जिससे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल खुद ही बकरी कुर्बानी का बकरा बनेगा, जिसके अंदर जितनी भी एंजाइम है वो लंग पैरेन्काइमा के ऊपर स्प्रेड होंगे और जिससे क्या होगा, जिससे लंग फाइब्रोसिस होगी। यही इसका मैकेनिज़्म। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या है, वो सिम्टोमेटिक होंगे एज ए इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। वो क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ, डलनेस, चेस्ट पेन, साइनोसिस और क्लबिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे में क्या मिल जाता है, मिड जोन फाइब्रोसिस मिल जाता है, ठीक है। एग शेल कैल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, हाइलर लिम्फ नोड जो है वो आपको एग शेल्स की तरह नज़र आएगी। एग शेल कैल्सिफिकेशन होता है जो इसका डायग्नोज भी है और हॉलमार्क पे। हॉलमार्क आपने कभी भी नहीं छोड़ने हैं। हर डिजीज़ के अंदर आपने हॉलमार्क को ज़रूर याद करना होगा। क्वेश्चंस में हॉलमार्क ज़रूर आता है। तो सिलिकोसिस के अंदर क्या होता है, सिलिकोसिस के अंदर चेस्ट एक्सरे पर एक्सेल कैल्सिफिकेशन होते हैं, ठीक है। अब ये एक्सेल कैल्सिफिकेशन किस तरह होते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखिए इधर, ठीक है, ये PA है और ये लेटरल व्यू है। आप इसमें देख सकते हैं जो हाइलर लिम्फ नोड है वो एक के शेल की तरह यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसको कहते हैं एक्सेल कैल्सिफिकेशन। अच्छा जी, इसका जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस होगा वो क्या होगा, HRCT होगा। हम इसको ट्रीट करेंगे एज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और इंटरस्टिशियल और इंडस्ट्रियल कंपनसेशन इसके लिए भी हम लेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं एस्बेस्टोसिस के ऊपर। एस्बेस्टोसिस को जब हम इनहेल करेंगे, एस्बेस्टोसिस की भी पैथोजेनेसिस उसी तरह है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ प्रोफेशन जो है वो मुख्तलिफ है। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जैसे रूपिंग, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल वायर, सीमेंट्स, इंसुलेशन, ये चीज़ें, या शिप इंडस्ट्री में, शिप यार्ड, ब्रेकिंग में और फायर प्रूफिंग मटेरियल, या इन तमाम प्रोफेशंस के अंदर जब बंदा होगा तो एस्बेस्टोसिस को इनहेल करेगा। जैसे इनहेल करेगा तो इसके क्लिनिकल फीचर आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरह आएंगे जो हमने पहले पढ़े। अब ये एस्बेस्टोस क्या करती है, एस्बेस्टोस का सबसे जो फेवरेट प्लेस है वो क्या है, वो है प्लूरा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी ग्रेट इम्यूनिटी है प्लूरा की तरफ, ये प्लूरा की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें चेस्ट एक्सरे में
प्लूरल फ्लग मिल जाएंगे जिसमें क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा, और ये इसका हॉलमार्क है। इससे पहले जो सिलिकोसिस हमने पढ़ा कि उसकी सिलिकोसिस के अंदर हॉलमार्क क्या है, एक्सियल कैल्सिफिकेशन। और अब एस्बेस्टोसिस पढ़ते हैं तो एस्बेस्टोसिस में हॉलमार्क क्या है, प्लूरल फ्लक्स कैल्सिफिकेशन, ये इसका हॉलमार्क है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सारी प्लूरा के ऊपर यहाँ आपको कैल्सिफिकेशन नज़र आती है। आप इसी में मैंने पहले भी कहा था ये क्या है, ये HRCT है। HRCT में या सिटी स्कैन के ऊपर 3 चीज़ें आपको वाइट नज़र आती है, ब्लड, बोन और कैल्सिफिकेशन। अब ये जो आपको दाने दाने नज़र आ रहे हैं दे आर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। हम इसको ट्रीट ही ILD की तरह ट्रीट करेंगे और पेशेंट के लिए इंडस्ट्रियल कंपनसेशन लेंगे। अब आते हैं मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा के ऊपर। अब अगर पेशेंट को एस्बेस्टोसिस हो जाए तो एस्बेस्टोसिस कैन लीड टू मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा। हमने पहले लेक्चर में भी कहा था कि सेरोजल सरफेस हमारी बॉडी में मौजूद है। वो सेरोजल सरफेस कौन कौन सी है, प्लूरा है, पेरिटोनियम है और पेरिकार्डियम है। सेरोजा 2 चीज़ों से बना है, एडवेंटिशिया से और मेसोथेलियल सेल से। एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल से बना है। मेसोथेलियल सेल, जब भी मेसोथेलियल सेल के अंदर कोई मैलिग्नेंसी पैदा हो जाए इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा, ठीक है। और मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा सबसे ज़्यादा प्लूरा में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद पेरिटोनियम में और उसके बाद पेरिकार्डियम में। तो द मोस्ट वन इज़ प्लूरा, ठीक है। और ये कब होगा, मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा जब होगा जब एस्बेस्टोसिस से पेशेंट को एक्सपोजर होगी, तो इट विल लीड टू मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि द फेवरेट प्लेस ऑफ एस्बेस्टोसिस इज़ प्लूरा, और प्लूरा के अंदर जब भी मैलिग्नेंसी प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको कहते हैं मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा। अब इसमें एक हैरानी वाली बात क्या है, हैरानी वाली बात यह है कि अगर पेशेंट 45 ईयर, इसके आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि अगर आज कोई एस्बेस्टोसिस से एक्सपोजर हो गया तो मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा 45 ईयर बाद भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। बाज़ वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट है उसने 20 साल में एस्बेस्टोसिस के कान में काम किया है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल शेप यार्ड में उसने काम किया, अब 20 साल में उसने नौकरी छोड़ दी। जब छोड़ दी तो क्या होगा, जब उसका उम्र 60 साल होगा फिर उसके अंदर मैलिग्नेंट मेसेथेलियोमा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, ये प्लूरल एफ्यूजन की तरह होगी। फिर हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में प्लूरल बायोप्सी लेंगे और उसमें मैलिग्नेंट सेल देखेंगे और सर्वाइवल रेट इसका कितना है, लेस देन 2 ईयर है। इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी कैंसर देंगे और कीमोथेरेपी देंगे। अब आती है जनाब एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस के ऊपर। एक्सट्रिंसिक एल्वेलाइटिस के ऊपर हमने पहले भी पढ़ा कि क्या है, इन सेंसिटाइज इंडिविजुअल। सेंसिटाइज इंडिविजुअल आपको पता है ये हमने एस्थमा में पढ़ा था, जब भी IgE क्या हो जाए, IgE मेस्ट सेल के साथ बाइंड हो जाए, इसको हम कहते हैं सेंसिटाइज इंडिविजुअल। जब भी सेंसिटाइज इंडिविजुअल एक्सपोजर हो जाए किस चीज़ से, एलर्जिन से, तो वो क्या करती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को प्रोवोक करती है। किस जगह पर, एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई पर। जब दोबारा आएंगे, रिपीटेड एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी, और जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में लंग फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। अब वो एलर्जन कौन कौन से है, अब एलर्जन जो है बाइसाइनोसिस है, बेगासेसिस है और फार्मर लंग डिजीज़ है। इन तीनों मशरूम्स, एस्परजिलस एंड थर्मा एक्टिनमाइक्स, इन तमाम चीज़ें क्या कर सकती है, दे आर फंगल स्पोर्स। अब ये तो सबसे मोस्ट कॉमन है। अब कुछ ऐसी काजेज़ भी है जो मोस्ट कॉमन नहीं है, जैसे मेल्ट वर्कर डिजीज़, जैसे बेरोलिसिमेटस, ये बहुत क्या है, दे आर लेस कॉमन है। अब नॉन ऑक्यूपेशनल भी हो सकती है, जैसे बर्ड पेंसर डिजीज़,
ये क्या है पिजन में है। सर्टन प्रोटीन इन द पिजन फीसेस एक्ट एज एलर्जन, जो पीसेस में कोई प्रोटीन है तो वो एलर्जन के तौर पर काम कर सकती है। बर्ड के एक्सपोजर में आपको क्या मिल जाएगा, इनकी जो तमाम क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये जवाब मिलेगा कि द पेशेंट इज़ द फाउंड ऑफ बर्ड्स, या वो किसी बर्ड शॉप का ओनर है। जितने क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं उसके अंदर ये दो होते हैं कि या तो वो किसी परिंदों का शौकीन है या वो किसी बर्ड की दुकान का ओनर है। तो बर्ड से आपको 3 डिजीज़ मिल जाएंगे, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक रोडाइटिस, एस्थमा एंड सेटिकोसिस। सेटाकोसिस जो क्या है, ये कैकाज निमोनिया, क्लेमीडिया, सेटिकोसिस। ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल आता है कि निमोनिया का सारा समरिया दिया होगा, आखिर में देखा होगा कि यही कि इन तमाम इसका जो पेशेंट है वो क्या है, वो परिंदों का शौकीन है या बर्ड यानी बर्ड शॉप का ओनर है। अब आपको ये चीज़ें वो बताएगा। अब एक्सट्रिंसिक एलर्जिक रेनाइटिस के आते हैं क्लिनिकल फीचर के ऊपर। तो इसका जो क्लिनिकल फीचर होगा, अर्ली डिजीज़ में क्या होगा, सडन ऑनसेट होगा, डिस्निया होगा, स्पूटम होगा, चेस्ट पेन होगा, और ऑन एग्जामिनर में क्रिपिटेशन होगी मगर रोंकी नहीं होगा, एल्वेलर फ्लूइड होगा इसमें। लेट डिजीज़ में क्या मिलेगा हमें, एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिलेगा। चेस्ट एक्सरे के ऊपर अपर जोन फाइब्रोसिस होगा, पहले भी हमने पढ़ा था। पीएफटी करेंगे तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आएगा, एचआरसीटी करेंगे तो हमें मालूम होगा कि आईएलडी हुआ है या नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसके लिए, प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। प्रेसिपिटेंट टेस्ट क्या है, ये पेशेंट के सीरम में क्या करती है, स्पेसिफिक एलर्जन को मालूम करने के लिए जो एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी को देखते हैं। तो प्रेसिपिटेंट टेस्ट किस चीज़ के लिए होती है, ये एंटीबॉडीज़ मालूम करने के लिए होती है। इसकी अर्ली डिजीज़ में क्या होगा, इसकी अर्ली डिजीज़ में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, स्टेरॉयड देंगे और एलर्जन को अवॉइड करेंगे, ठीक है। इसके लेट डिजीज़ में हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आइडियोपैथिक पल्मोनरी डिजीज़ या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। और इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो क्या है, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, कंप्लीट फाइब्रोसिस और चेस्ट